नमस्कार। आज हम इस कड़ी में हमारे देश को, हमारे समाज को जो सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और आगे चलकर शायद कितने साल करना पड़ेगा, कितनी पुश्तें इस समस्या से जूझती रहेगी, हमें पता नहीं है। और वो है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए पिछले 200 साल से काफ़ी प्रयत्न हो रहे हैं। बहुत बड़े समाज सुधारक आज भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में जाति निर्मूलन के लिए हजारों संस्थाएं आज काम करती है, व्याख्यान देते हैं, सेमिनार्स अरेंज होती है और लेख भी लिखे जाते हैं, किताबें निकलती है। हेतु उद्देश्य यही है कि हमारे देश से जाति व्यवस्था खत्म हो, उसका जो जहर है वो खत्म हो और समता के बल पर हमारा समाज हाथों में हाथ डाले भविष्य की ओर चले और हमारा देश तरक्की करे। ख्याल बड़ा नेक है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि जाति व्यवस्था नष्ट क्यों नहीं होती। जाति व्यवस्था आज भी लोगों को क्यों चाहिए। उल्टे जाति व्यवस्था का जो जहर है वो धीरे धीरे कम से कम होने के बजाय वो दिन ब दिन ज़्यादा नुकीला क्यों हो रहा है, विघातक क्यों हो रहा है, इसके ऊपर हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जाति संस्था की उत्पत्ति के बारे में काफ़ी विद्वानों ने काफ़ी उत्पत्तियाँ दी हुई है। कोई कहता है कि टोलियों से जाति बनी, कोई कहता है कि रक्त शुद्धि, खून शुद्धि, वंश शुद्धि की वजह से जातियाँ बनी, कोई कहता है कि आक्रामक आर्यों ने यहाँ जिन लोगों को हराया उन्हें गुलाम बनाया और जाति संस्था उन पर लाद दी, कोई कहता है कि जाति संस्था जो है वो अपनी व्यवसायों की वजह से बनी, जिसका मैं समर्थक हूँ, ये जो आखिर में कहा उसका। मगर सवाल ये पैदा होता है, इतनी सारी व्युत्पत्तियाँ जाति संस्थाओं की दी जाती है, कहाँ ये जाता है कि जाति संस्थाएं हजारों साल से थी, जाति संस्था हजारों साल से जो की त्यों बनी रही। तीसरी बात ये कही जाती है कि जाति संस्था को ब्राह्मणों ने बनाया। चौथी बात ये कही जाती है कि जाति संस्था में कभी भी हजारों सालों में परिवर्तन नहीं आया, बदलाव नहीं आया, मोबिलिटी नहीं आई और जाति संस्था की जो बंदिस्तता है, जो जकड़ है, वो वैसी की वैसी कायम है, जिसने भारतीय समाज को हमेशा छला है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि जाति संस्था निर्माण करने का दोष है वो ब्राह्मणों पर नहीं डाला जा सकता। दूसरा उनका ये कहना है कि पहले ब्राह्मणों ने अपनी जाति बंदिस्त की, फिर बाकी लोगों ने, बाकी जातियाँ जो थी उन्होंने भी अपनी जाति को बंदिस्त करना शुरू कर दिया। इस तर्क में दोष ये आता है कि अगर ब्राह्मणों ने पहले जाति अपनी बंदिस्त की हो, अपनी जाति में किसी को लेना या अपनी जाति को किसी को बाहर कर देना उन्होंने बंद कर दिया हो, तो इसका मतलब ये होता है कि उससे पहले उनमें खुली व्यवस्था थी और जातियों में भी खुली व्यवस्था रहेगी। मगर खुली व्यवस्था को उन्होंने बंदिस्त क्यों किया, इसका हमें ठीक ढंग से सामाजिक जवाब नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा गंभीर दोष हमारी सोच में जाति संस्था के प्रति ये रहा है कि हमने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को एक समझा है और वर्णों से ही जाति बनी है, ये सिद्धांत की मान्यता लगभग सभी विद्वानों ने की हुई है, जो गलत है। क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो है उसकी व्याख्या है, वर्ण व्यवस्था है उसका ईश्वर दत्त विधान है जो वेदों के पुरुष सूक्त में आता है। मगर वर्ण से जातियां बनी ऐसा विधान कहीं नहीं मिलेगा। जातियों की उत्पत्ति कैसी हुई, इसकी धार्मिक उत्पत्ति कैसी हुई, इसकी ईश्वर दत्त उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसा ईश्वरीय विधान जाति संस्था के बारे में कहीं नहीं मिलता। ये इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वर्ण व्यवस्था एक अलग धर्म की व्यवस्था है और ये जाति व्यवस्था है वो अलग धर्म की व्यवस्था है। जाति ये शब्द जो आता है वो उसकी उत्पत्ति जो है उसके बारे में हम आगे जाके
बात जरूर करेंगे, मगर हमें अभी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये दो धर्मों की दो व्यवस्था है, और जाति व्यवस्था जो है वो ईश्वर दत्त नहीं है, वो कभी थी नहीं। वो ईश्वर दत्त न होने की वजह से वो एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जाति की उत्पत्ति को हमें देखना पड़ेगा। धार्मिक या ईश्वरी प्रावधान में जाति की उत्पत्ति देखना गलत हो जाएगा। इसलिए वर्ण और जाति की जो अनुदित रूप हम देखते हैं वो कास्ट, वर्ण को भी कास्ट कहेंगे, जाति को भी कास्ट कहेंगे। ये जो पाश्चात्य विद्वान है उन्होंने इसमें जरा गड़बड़ी कर दी है। उन्होंने जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को एक ही समझा है, जबकि रियलिटी वास्तव ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हजारों सालों से जाति व्यवस्था अगर जो की त्यों कड़ी और अन्यायपूर्वक थी, ऐसा हम मान भी चले तो दो सवाल पैदा होते हैं। जाति का, हर जाति का या उपजाति का एक व्यवसाय होता है, पुश्तैनी व्यवसाय होता है। आपको मालूम है कोई भी जाति भारत में ऐसी नहीं है जिनका कोई पुश्तैनी व्यवसाय नहीं था। आज आधुनिक समय में कई व्यवसाय नष्ट हो गए, ये बात मान लेते हैं, मगर मध्ययुग तक, जब तक पुरानी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था चल रही थी, हर जाति और उपजाति को अपना पुश्तैनी व्यवसाय होता था। अधिकांश जातियां जो है व्यवसायों के नाम से ही जानी जाती है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। जातियों के नाम ये व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, या उनके प्रदेश से जुड़े हुए हैं, या उनकी भाषा से जुड़े हुए हैं। 6500 जातियां हमारे देश में आज है, मगर अगर हम भाषिक जो नाम है, जैसे सुतार को कई, लोहार को कई बढ़ई भी कहा जाता है, सुतार को भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है, तो उस ढंग से अलग अलग जातियां नजर आएगी जरूर। मगर हम व्यवसायों की तरफ देखें तो नजर आएगा कि जातियों की संख्या सही मायने में 6500 नहीं, वो काफ़ी कम हो जाएगी। मगर भारत विशाल देश है, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी संस्कृतियां हैं, तो हर जगह हर जाति माने हर व्यवसाय अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। परंपराएं अलग है, उनकी जो कर्मकांड है वो भी अलग है, उनकी श्रद्धाएं अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो जातियां व्यवसाय से जुड़ी हुई है, ये तो हमारी आसानी से समझ में आएगा। जाति संस्था अगर हजारों सालों से जो की त्यों अगर बनी होती, तो जब लोहे की खोजी नहीं हुई, पहले हमें मालूम है कि ताम्र युग था, जिसे हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं, ताम्र युग था। ताम्र युग तक लोहे का इजाद ही नहीं हुआ था। अगर लोहे का इजाद ही नहीं हुआ है तो लोहार आएगा कहां से, बढ़ई आएगा कहां से? तो लोहे का इजाद हुआ, एक व्यवसाय बना, उस व्यवसाय में कुछ लोग आए। ये लोग क्या थे, कौन थे? वो आसमान से तो पड़े नहीं थे, समाज से ही जो अलग व्यवसाय कर रहे थे, उन्होंने मौके देखे, अच्छे मौके देखे, व्यवसाय देखा, उसमें मुनाफा देखा, कुशलता देखी, और उनकी रुचि भी शायद उसी ढंग की होगी। उन्होंने लोहार का काम करना शुरू किया, लोहा खनिज से गलाने का काम शुरू किया, और एक ढंग से नई जातियाँ उसमें से पैदा हुई। जाति व्यवस्था अजरामर पहले से अडिग है, ऐसी बात नहीं है। जब तक भारत में कपड़े सीने की, कपड़ों का इजाद हुआ, तब विणकर समाज, कोष्ठी समाज पैदा जरूर हुआ, मगर सीकर कपड़े पहनने की जो प्रथा है, परंपरा है, वो देर बाद हमारे देश में आई। उसके वजह से जो सिप्पी, शिंपी, टेलर, ये जो जाति है, उसका उदय बहुत बाद में हुआ। तो हम देखेंगे कि हर जाति का उदय नए व्यवसाय के इजाद के साथ जुड़ा हुआ है, और काफी जातियां खत्म भी हुई। अगर हम देखेंगे कि सातवाहनों के शिलालेखों में, जैसे ओद यांत्रिक जो खेतों में पानी देने का काम करता था, निकाल कर कुएं से हो या तालाब से हो देता था, उसकी एक जाति थी, उसे ओद यांत्रिक कहा गया है शिलालेखों में। वो जाति आज कहाँ है? आज भारत में वो जाति नहीं है। कई सारी ऐसी जातियां हैं, जैसे
हल चलाने वालों की भी एक जात थी, हलिक। सिर्फ हल चलाने वाले थे वो लोग, उनकी भी जाति थी, उसका नाम था हलिक। वो आज नहीं है क्योंकि वो व्यवसाय ही खत्म हो गया। तो जातियां बनी माने नए व्यवसाय के साथ जातियां बनी, और जो व्यवसाय खत्म ही हो चुके, खत्म ही हो गए, वो व्यवसाय खत्म होते ही वो जातियां खत्म हो गई। ये हम इतिहास, सामाजिक इतिहास भी देखेंगे, शिलालेखीय पुरातत्वीय इतिहास भी देखेंगे तो हमें ये आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरी तरफ वैदिक लोगों की जो व्युत्पत्ति है कि संकर, जो वर्ण संकर होता है, वो संकर से कुछ जातियां पैदा होती है, जैसे दिग्वन हो, आयोगव हो, वो संकर से पैदा हुई जाती है, मगर वो वैदिक धर्म की ही जातियां हैं। ये जैसे क्षत्रिय के साथ, क्षत्रिय स्त्री के साथ ब्राह्मण का संयोग हो, अलग जात बनेगी। क्षत्रिय का ब्राह्मण स्त्री के साथ संयोग हो, दूसरा बच्चा पैदा हो, उसकी जाति अलग बनेगी। ये बात वर्ण संकर की बात, उसका डर वैदिकों में बहुत था। मगर वो आयोगव जाति कहाँ गई, वो दिग्वन कहाँ गए? इतनी सारी जातियां, संकर जातियां जो है, वो संकर जातियां गई कहाँ, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि वैदिक धर्म जो है वो सिकुड़ता गया, उस धर्म से संकर होने का बाद में कोई सवाल ही नहीं पैदा हुआ। क्योंकि वैदिक धर्म से क्षत्रिय अलविदा हुए, वैश्य अलविदा हुए, बचे कौन? बचे सिर्फ एक ही वर्ण बचा। इसलिए वर्ण संकर जो है, वर्ण संकर माने एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ हुए संकर के कारण जो बच्चे पैदा होते हैं वो। और शूद्र है, जो शूद्र है वो वैदिक धर्म का कभी हिस्सा था ही नहीं। उन्हीं लोगों के ऊपर उन्होंने धर्म नियम बनाए जो उनके सेवा में थे, जो उनके लिए काम करते थे, उनके घरों में हो या उनके खेतों में हो जो काम करते थे और उनकी बस्तियों के आसपास रहते थे, उन्होंने शूद्र कहा। और उन शूद्रों के ऊपर उनके बंधन जरूर जारी थे, क्योंकि उनके वो नौकर के समान या गुलाम के समान या दासों के समान ही थे। उनके ऊपर उन्होंने बंधन लादे, मगर वो उनकी व्यवस्था थी। जो अनिर्वसित और निर्वसित शूद्र, ऐसे दो प्रकार पाणिनि ने भी कहा है। ये जो वैदिकों के साथ काम नहीं करते थे, ऐसे शूद्र बहुत बड़ी भारी मात्रा में थे। उनमें से कुछ राजा भी बनते थे, सरदार बनते थे, व्यापार भी करते थे, खेती भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। बाकी ढेर सारे जो व्यवसाय है वो व्यवसाय वो किया करते थे, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं। मनुस्मृति में भी इसका पूरा ब्यौरा मिलता है। मनुस्मृति में आदेश है कि शूद्रों के राज्य में ब्राह्मण ने नहीं रहना चाहिए। हम एक तरफ ये कहते हैं कि मनुस्मृति ने शूद्रों के ऊपर बंधन लादे हैं, मनुस्मृति को हम गालियां देते हैं, उसे जलाते हैं, मगर मनुस्मृति ही कहती है कि शूद्रों के राज्यों में निवास करना मना है। इसका मतलब ये हो गया कि वैदिकों का जो कुरु पांचाल का जो प्रदेश था, वो प्रदेश के बाहर जो भी राज्य थे वो सारे शूद्रों के राज्य थे, शूद्र राज्य थे। यहाँ तक कि नंद हो, मौर्य घराना हो, सातवाहन हो या यादवंत, तो अगर हम इतिहास देखेंगे, हरिहर बुक हो, विजयनगर का साम्राज्य जिसने स्थापन किया, ये सारे शूद्र थे। अगर मनुस्मृति उनके ऊपर बंधनकारक रहती थी तो ये कभी राजा बनने का सपना देख भी नहीं सकते थे। ये तो जाहिर बात है। इसका मतलब ये होता है कि वर्ण व्यवस्था जो है, वैदिकों की वर्ण व्यवस्था, वो हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के साथ जोड़ना। वर्ण व्यवस्था अलग है, जाति व्यवस्था अलग है, ये दो धर्मों की दो रीतियां हैं, ये हमने समझ लेना चाहिए। और हिंदुओं की जो जाति व्यवस्था है वो व्यवसायों से बनी। जो व्यवसाय फूले फले बैले फैले बहर गए, वो व्यवसाय जैसे उप विभागों में बढ़ते गए, अलग अलग कुशलता में बांटते गए। जैसे कि बुनकरों में जो रेशम का वस्त्र बुनते हैं उनको देवांग कुष्टी कहते हैं, जो सूत से बनाते हैं वो अलग कुष्टी हो गए। इस ढंग से जो जो खासियत है, वो खासियत जो है एक व्यवसाय में अलग अलग खासियतें पैदा होती है, आज भी होता है। स्पेशलिटी जिसे हम कहते हैं, वो स्पेशलिटीज की उपजातियां बनी। उपजातियां निर्माण होने का दूसरा कोई भी ईश्वरीय संकेत नहीं, सामाजिक संकेत नहीं। ये जरूरत और जो समय का जो प्रावधान होता है, समय की जो मांग होती है और बाजार की जो मांग होती है, उस मांग के आधार पर ये हिस्से पट्टे गए और उसी ढंग से वो व्यवसाय बढ़ते गए और उसे ही हम जाति कहते हैं। ये जाति व्यवस्था जन्मजात होना तो संभव ही नहीं। अगर हम श्रेणी व्यवस्था देखेंगे, गिल्ड सिस्टम अगर हम देखेंगे,
जिसके बारे में हम अगली किस्त में ज़्यादा बात करेंगे। मगर यहाँ समझ इतना ही लेना है कि वो ट्रेनिंग दिया करते थे, नए नए लोग उनको चाहिए थे, क्योंकि जो व्यवसाय में डिमांड ज़्यादा होती थी उन्हें नए लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। नए लोग, नए युवा आते थे, प्रशिक्षण लेते थे और वो व्यवसाय करते थे। व्यापार में भी ये विशेषताएं हुई। जो मीट नमक का व्यापार करते थे उसे हम लमान कहते हैं आज। जो अनाज का व्यापार करते थे, जो बैलों पर या जानवरों पर धान लाद कर दूर दूर तक जाकर व्यापार करते थे, उनकी भी जाति बन गई, क्योंकि वो व्यवसाय है। उस जाति में एक ही वंश के या एक ही टोली के लोग आए होंगे, इसकी कोई भी संभावना नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि आदमी उसी क्षेत्र में जाता है जहाँ रुचि हो, जहाँ कोई मौका हो या कोई रोजगार मिले, इसी क्षेत्र में आदमी जा सकता है। कम से कम 10वीं सदी तक हमारी ये जो व्यवसाय व्यवस्था, जिसे आज हम जाति व्यवस्था कहते हैं, जाति व्यवस्था मोबाइल थी, मोबिलिटी थी। कोई भी अपना व्यवसाय बदल सकता था, कोई भी अपना रोजी रोटी के लिए कामकाज चाहिए वो कर सकता था, जिसे दूसरे क्षेत्र में जाना है वो जा भी सकता था। ये मोबिलिटी हम 18वीं 19वीं सदी तक भी कुछ पैमाने में देख सकते हैं। इसके सबूत है कि ये मोबिलिटी संभव थी। ये मोबिलिटी होने के कारण जाति व्यवस्था अन्यायकारक होने का कोई कारण नहीं था। मगर वो अन्यायकारक बनी, जन्म के आधार पर बनी, मगर वो उसकी जो सामाजिक वजह है, सामाजिक कारण है, इसमें भी हमें जाना पड़ेगा। अगली किस्तें मित्रों जरूर देखना, क्योंकि हमारे समाज व्यवस्था का जो जहर है जाति संस्था, उसे अगर हमें ढंग से ठीक से समझ लेना है तो पहले हमें जाति व्यवस्था किस ढंग से अस्तित्व में आई, किस ढंग से उसका स्थान बढ़ा और किस ढंग से वो जन्मजात बनी, किस ढंग से जाति संस्था की अवनति शुरू हुई, ये भी हम जरूर देखेंगे। धन्यवाद।